वेलकम दोस्तों। स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1000 जी के जीएस सीरीज का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैकियावली। मैकियावली जो थे, ये पुनर्जागरण काल के इटली के एक मशहूर फिलोसफर थे। इन्होंने जो है सबसे पहले अपनी किताब द प्रिंस, बुक का नाम भी आपको याद रखना है, इन्होंने अपनी किताब द प्रिंस के अंदर में सबसे पहले जो है राज्य शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि जो प्लेटो और अरस्तु है, इन्होंने भी जो है राज्य की अवधारणा पर चर्चा की थी, लेकिन जो मैकियावली है, इन्होंने ही अपने समय में भू क्षेत्र, ठीक है, किस पे, जो हमारा भू क्षेत्र है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है यानी कि सरकार, ठीक है, इसके बारे में वर्णन किया था। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी, मैकियावली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा योजना आयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग जो है, ये भारत सरकार की एक संस्था है और 1950 में, कब, यानी कि 1950 के अंदर कार्यपालिका के संकल्प द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और सन 2014 के अंदर इसे भंग कर दिया गया था और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को एक नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, इसकी स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग जो है, इसकी फुल फॉर्म है हमारा एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति। तो इसके जो अध्यक्ष हमारे होते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि हमारे जो पीएम है, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके के अंदर में जितने भी मुख्यमंत्री हैं और जितने भी हमारे गवर्नर हैं, वो उसमें शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर था हमारा योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को अबू खलीफा से अलंकरण पत्र प्राप्त हुआ था और ये कब मिला था? 1229 ईस्वी के अंदर में, ठीक है। जिस व्यक्ति को भी ये सम्मान मिलता था, वो व्यक्ति सुल्तान पद की मान्यता के लिए योग्य होता था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? तो इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन से। तो जो मैकमोहन रेखा है, ये हमारी जो हमारा इंडिया और चाइना के बीच में जो है बॉर्डर बनाती है। किस किस के बीच में? भारत और चाइना के बीच में। रेड क्लिफ जो है, ये इंडिया और जो पाकिस्तान है, ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है। और जो डूरंड रेखा है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बनाती हैं। तो ये तीनों रेखाएं, मैकमोहन, रेडक्लिफ और डूरंड, ये तीनों देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है। और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये देशों के बीच में बॉर्डर नहीं बनाती। ये जो है एक इमेजिनरी डेट लाइन है, जो कि हमारे 180 डिग्री जो है देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड पर खींची गई है और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो ये जो है हमारी दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर में कुछ हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे ये जो रेखाएं हमारी जा रही है, जो ब्लू कलर से शो कर रही है, ये हमारी जो है लैटिट्यूड, इसे हम बोलते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड। और ये जो लंबी लंबी लाइन है, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये हमारी 180 डिग्री देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड पर खींची गई है और ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारी रेखा है, ये हमारी यहाँ से ये गुजर रही है। तो आप देख पा रहे हैं, ये जो है एकदम सीधी ना निकल के ये काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सी खींची गई है। तो ऐसा क्यों है?
क्यों? क्योंकि ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ पर, तो ये हमारा रशिया है लेफ्ट में, और यहाँ पर ये जो है राइट में हमारा, ये जो है हमारा अलास्का है, ठीक है। तो ये रशिया का जो साइबेरिया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है साइबेरिया है, और अगर मान लीजिए ये रेखा, ये जो डेट लाइन है, अगर ये से सीधी निकल गई, तो एक ही देश के अंदर में 2 डेट हो जाएँगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही देश के अंदर में 2 टाइम ज़ोन, 2 या 2 से ज़्यादा टाइम ज़ोन हो सकते हैं, लेकिन 2 डेट नहीं हो सकती। तो इसे बचाने के लिए इसे इसके बीच से ना गुज़ार कर इसको थोड़ा-सा तिरछा कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, फिर से यहाँ पर ये सीधी निकली, और यहाँ पर ये जो है फिर से हमारी फिजी आइलैंड और ये न्यूज़ीलैंड, इसके बीच में यहाँ से फिर ये टेढ़ी हो गई है, और फिर जाके ये सीधी निकल गई है हमारे प्रशांत महासागर से, ठीक है? तो ये एक तरीके की हमारी जो है भूगोलिक तारीख को अलग करने की रेखा है। जब भी हम लोग मान लीजिए ईस्ट के अंदर में यहाँ पर जो है, मान लीजिए अगर संडे है, तो जैसे ही हम यहाँ से वेस्ट की तरफ जाएँगे, तो हम लोग मंडे में पहुँच जाएँगे, यानी कि इसके अंदर में हमारे पूरे 24 घंटे का फ़र्क आ जाता है, ठीक है? तो इस डेट का जो इस रेखा का निर्धारण हमारा हुआ था, ये सन 1884 के अंदर वॉशिंगटन के अंदर में एक सम्मेलन हुआ था, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया गया था। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारी उर्दू जो है, ये भी है। सिंधी जो है, ये भी हमारी जो है शामिल है, और हमारी जो संस्कृत है, ये भी हमारी जो है भाषाओं में शामिल है। बची हमारी अंग्रेजी, ये हमारी जो है शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर में शामिल नहीं है। हमारा जो आर्टिकल नंबर 344 और 351, इसके अंदर में, और हमारी जो 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची के अंदर में टोटल कितनी 22 लैंग्वेजेज़ हैं। कितनी है? 22 लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है? इसमें हमारी 4 भाषाएँ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जो है सन 2003 के अंदर में 92 नंबर का जो संविधान संशोधन था, उसमें जोड़ी गई थी, ठीक है? तो आपको याद रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद शुल्क, यानी कि हमारी एक्साइज़ ड्यूटी, ठीक है? तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, एक्साइज़ ड्यूटी और उत्पादक शुल्क। ये जो शुल्क हमारा लगता है, ये हमारी जो भी उत्पादित वस्तु है, कंपनी का राजस्व और जो व्यवसाय है, उस पे लगता है, ठीक है? यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी है, ठीक है? किस पे? जो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, इसके अलावा जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? और जो हमारा जो भी व्यवसाय है, उसके ऊपर में ये लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सबो लेक, यानी कि ऑक्सबो जो झील है हमारी, विच्छेदक नदी के घुमाव से बनती है, ठीक है? तो ये जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई हमारी नदी है, वो सीधी जा रही है, ठीक है? अब अगर मान लीजिए ये सीधी जाते-जाते और ये काफ़ी बड़े-बड़े घुमाव बनाती है, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए घुमाव बना रही है, तो क्या होता है, ये जो हमारा घुमाव इसने बनाया, तो कुछ समय बाद जो नदी थी क्या करती है, इस घुमाव से ना जाकर सीधी निकल जाती है यहाँ से, ठीक है? सीधी निकल जाती है। तो जब ये सीधी निकल जाएगी, तो ये जो इसने जो एक घुमाव के कारण ये जहाँ पर जो पानी इकट्ठा हुआ था, तो ये अलग से एक लेक बन जाएगी। इसी लेक को हम लोग ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके की हमारी यू आकार की झील होती है। ये तब बनती है जब नदी का एक घुमावदार हिस्सा, जिसे ये जो हमारा घुमावदार जो जो हिस्सा होता है, इसे हम लोग मेंडर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मैं लिख देता हूँ आपके लिए, मेंडर, ठीक है? तो ये जो घुमावदार हिस्सा या जो हमारा मेंडर है, ये मुख्य धारा से कट जाता है, ठीक है? और इसे हम लोग किस नाम से और जानते हैं? इसको हम लोग एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो गोखुर या हमारा चाप, ठीक है? चाप या इंग्लिश में बोले तो आर्क लेक के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है, वो आपको बताऊँ तो बिहार के अंदर जो कंवर झील है, ठीक है?
कौन सी झील? बिहार के अंदर में कंवर झील जो है, ये जो है रामसर की साइड भी है। ये भी आपको याद रखना किसकी साइड है, ये रामसर की साइड भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे जो है गंगा की सहायक नदियां बनाती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, झील अथवा तालाब के सतह पर पाद पल्लव के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुपोषण। ठीक है, तो सुपोषण जो है इसे हम लोग इंग्लिश के अंदर में एक नाम से और जानते हैं, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन या फिर सुपोषण, ये दोनों आपको नाम याद रखना है। ये क्या है, जब भी मान लीजिए पानी के अंदर में हमारा नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे जो तत्व है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए दोनों नाम। ठीक है, नाइट्रेट और दूसरा कौन सा है, फॉस्फेट। ठीक है, जब ये दोनों जो तत्व है इनकी मात्रा अगर पानी में बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, जो भी शैवाल या फिर जो भी हमारे फोटो प्लैंकटन जो होते हैं उनकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। छोटे छोटे से पौधे होते हैं हरे रंग के, आपने देखा होगा किसी तालाब के अंदर में। तो जो हमारे क्या होते हैं, शैवाल बोलते हैं उसको हम लोग, हिंदी में हम लोग इसको शैवाल बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर में भी लिख देता हूँ आपके लिए मैं, फोटो प्लैंकटन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखना है। तो इनकी जो है अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये किसी वजह से होती है, ये सुपोषण की वजह से होती है, यानी कि यूट्रोफिकेशन। तो इसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्व की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा जल प्रस्फुटन, यानी कि इंग्लिश में अगर इसे बोलूँ तो हमारा वाटर ब्लूम। ठीक है, वाटर ब्लूम, ये क्या होता है, ये एक तरीके से जो है सुपोषण के कारण जब हमारे पल्लवक जो होते हैं उनकी तीव्र वृद्धि जो होती है, उसी वृद्धि को हम लोग वाटर ब्लूम कहते हैं। ठीक है, जो हमारे जो पेड़ पौधे जो पेड़ छोटे छोटे उसमें उगते हैं, उस प्रोसेस को जो है हम लोग वाटर ब्लूम कहते हैं। और ये किस वजह से होता है, ये होता है सुपोषण की वजह से। तो सुपोषण जो है ये वाटर ब्लूम का कारण है। ठीक है, सुपोषण की वजह से ही जो है हमारा जो वाटर ब्लूम है वो होता है। तो इसका जो रिजल्ट जो होता है वो वाटर ब्लूम होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है हमारा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सितंबर 1920 के अंदर में जो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा, कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के अंदर में जो कांग्रेस के अंदर में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा रानी कारुवकी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस अभिलेख को जो है हम लोग रानी का अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। मैं लिख देता हूँ आपके लिए किस नाम से, जो रानी का अभिलेख है। ठीक है, इस नाम से हम जानते हैं। और इसको जो है हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो है हमारा प्रयागराज स्तंभ। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। प्रयागराज का जो स्तंभ है, एक नाम ये हो गया और दूसरा नाम हो गया रानी का अभिलेख। ठीक है, और जो ये रानी जो महारानी कारुवकी थी, ये अशोक की सबसे प्रिय रानी थी। और इसका जो उल्लेख है राजकुमार तिवारा के जो माता के रूप में वर्णित है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। सो दैट्स इट, आज हमने जो है 1000 जीके जीएस क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखा। आई होप कि आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।